हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया है। बच्चों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टेलीविज़न देखते हो तो उसमें बताते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम बारिश हुई, या फिर जब किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं न्यूनतम अंक इतना आया। तो वह कैसे पता लगाते हैं? इसका पता लगाने के लिए औसत का उपयोग करते हैं। तो औसत क्या होता है? सबसे पहले औसत देख लेते हैं। औसत का उपयोग एक संख्या के रूप में संख्याओं के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह प्रेक्षणों के समूह में उपलब्ध सभी संख्याओं का प्रातिनिधिक मान है। औसत की गणना सभी प्रेक्षणों को जोड़कर प्राप्त योगदान को प्रेक्षणों की कुल संख्या में विभाजित करके की जाती है। औसत के हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। बदलते मूल्यों वाली मात्राओं के लिए, छात्रों के अंकों का बड़ा समूह, शहरों की बदलती कीमत, किसी स्थान के मौसम के आंकड़े, एक शहर में विभिन्न लोगों की आयु, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिनके लिए हम एक औसत की गणना कर सकते हैं। तो औसत क्या है? सबसे पहले औसत की परिभाषा देख लीजिए। किसी दी गई राशि का औसत प्राप्त करने के लिए उन सभी राशियों के योग में, जो भी राशि का औसत ज्ञात करना है आपको, जो दी गई राशि का औसत प्राप्त करना है आपको, तो सभी राशियों के योग में राशि की कुल संख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त मान को औसत कहते हैं, जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। औसत का सूत्र क्या हो गया? सभी प्रेक्षणों का योग भागित प्रेक्षणों की संख्या। औसत ज्ञात करना या माध्य ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होगा? सभी प्रेक्षणों का, जितने भी प्रेक्षण दिए उनका सब क्या कर देंगे हम? योग कर देंगे और प्रेक्षणों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? औसत मालूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रसार या परिसर। प्रसार या परिसर क्या है? प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए प्रेक्षणों के उच्चतम यानी अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे प्रसार का सूत्र क्या हो गया? प्रसार या इसे परिसर भी कहते हैं, इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो प्रसार बराबर उच्चतम प्राप्तांक ऋण न्यूनतम प्राप्तांक, यानी उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक घटा देंगे तो आपको क्या मालूम हो जाएगा? प्रसार मालूम हो जाएगा। देखिए उदाहरण दिया है। क्या है उदाहरण? एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। देखिए 32 वर्ष, 41 वर्ष, 28 वर्ष, 44 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपको क्या करना है? इसका प्रसार या परिसर ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। देखिए सबसे पहले 28, फिर 32, फिर 35, 41, 44। इसको हमने आरोही क्रम में जमा लिए। सबसे बड़ी उम्र के अध्यापक की आयु क्या है? 44 वर्ष, और सबसे कम 28। तो परिसर या प्रसार क्या हो जाएगा? 44 में से 28 को घटा देंगे तो हमें उसका परिसर या प्रसार मालूम हो जाएगा। जैसे 44 में से 28 घटा कितना आ गया? 16 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट आता है बहुलक। बहुलक मीन्स क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए परिभाषा क्या दिया है? दिए हुए प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। बहुलक की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ इत्यादि का उपयोग कर स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ से 1 2 3 2 4 5 2 6 7 8 2 9 में बहुलक 2 है, क्योंकि यह संख्याओं के समूह में 4 बार आया है। यानी सबसे अधिक बार कौन आया है? यहाँ पर देखिए 2 आया है। कितने बार आया है? 4 बार आया है। बाकी सब उससे कम बार आए हैं, इसलिए बहुलक यहाँ पे क्या होगा? हमारा बहुलक 2 होगा। नेक्स्ट है माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं या इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण विवरण को 2 बराबर भागों में विभक्त करता हो उसे माध्यक कहा जाता है। अर्थात दी मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए यानी आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच का मान माध्यक होता है। जैसे आपका यहाँ 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करो? इन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा सकते हैं। तो हम किस में जमा के बताते हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा के बताया। आरोही क्रम है ना बढ़ते क्रम है। तो बढ़ता क्रम क्या होता है? सबसे पहले छोटी संख्या। यहाँ आप ढूंढेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है? 17, फिर 18, फिर 24, फिर 25, 25 के बाद 35, 36, 46।
तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया हमने, ये 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46। अब मध्य बीच वाला प्रेक्षण माध्यक होगा। तब देखो बीच में क्या है, इसके इधर से 3 है और इधर से 3, तो बीचों बीच में क्या है 25 है। तो ये 25 क्या होगा, इसका माध्यक होगा या माध्यिका होगी। तो हमारा प्रेक्षण का माध्यक होगा 25। तो इस प्रकार से माध्यक निकालना। फिर उसके बाद दंड आलेख। दंड आलेख क्या है, यह आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण है। दंड आलेख क्या है, यह आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिससे प्रायः एक अक्ष क्या हो गया, एक्स पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। दूसरे चर के मान दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं। दंडों की ऊंचाई चर के मान पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। देखिए वर्ष 1998 में कितनी साइकिल निर्मित यानी बनाई गई, 800। 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में 1200 ये दर्शाई गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए एक दंड आलेख द्वारा हमने प्रदर्शित कर दी है। अब देखिए दंड आलेख बना हुआ है, इसमें दिया है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। बी नंबर में क्या दिया है, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। अब इस दंड आलेख के आधार पर आप बता सकते हैं, यहाँ निर्मित साइकिलों की संख्या दी है 200, 400, 600 ये दिया हुआ है। और इधर क्या दिया है, वर्ष। यहाँ पूछा है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो ये देखिए सबसे अधिक साइकिल 2002 में निर्मित की गई, तो यहाँ लिख देंगे 2002 में। फिर बी नंबर में क्या पूछा है, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो आप देखिए सबसे कम साइकिलें जो हुई कब हुई, 1999 में। तो आप बता देंगे 1999। तो इस प्रकार से आप दंड आलेख के माध्यम से बता सकते हैं कि किस वर्ष अधिक साइकिल निर्मित की गई, किस वर्ष कम और किस वर्ष मध्यम। तो आपका यहाँ पर प्रश्न जो आपको उदाहरण दिया था कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रयास कीजिए आया। विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये सारणी बनी है। सारणी क्या दिया है, वर्ष दिया है 16 से 2020 तक और विद्यार्थियों की संख्या क्या दी है, 2016 में 40, 2017 में 30, 2018 में 35, 2019 में 25 और 2020 में 20। संकेत दिया है, ये देखो ये चित्रालेख है। इस चित्र के बराबर कितने 5 होता है। एक चित्र किसके बराबर है, 5 का प्रयोग करके चित्रालेख बनाएं। तो आप इस प्रकार से पहले क्या वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या लिख लीजिए। वर्ष 2016 में 40 विद्यार्थी, 17 में 30 विद्यार्थी, 18 में 35 विद्यार्थी और 19 में 25 विद्यार्थी और 20 में कितने 20 विद्यार्थी। तो अब इसका चित्रालेख बनाएंगे। 2016 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 40 और एक चित्रालेख किसके बराबर है, 5 के बराबर। 5 का भाग 40 में दी कितने बार गया, 8 बार गया। तो यहाँ कितने चित्रालेख बन जाएंगे हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने चित्रालेख हो गए हमारे 8। तो ये आप चित्रालेखों की संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चित्रालेखों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे आपकी, ये हो गई 8। अब देखिए यहाँ पे कितने विद्यार्थियों की संख्या 30 है और एक चित्रालेख बराबर क्या है 5। 5 का भाग 30 में दिए, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और चित्रालेख की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, चित्रालेख की संख्या 6 बना लेंगे। इस प्रकार चित्रालेख बना लेंगे। इसी प्रकार 35 वाले में करेंगे। 5 का भाग 35 में दी कितने बार गया, 7 बार, 5 7 35। तो चित्रालेखों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। और यहाँ में 7 चित्रालेख बना लिए। फिर 5 का भाग 25 में दी कितने बार गया, 5 बार गया। और तो यहाँ पर चित्रालेख की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। चित्रालेख 5 हो गए और ये 5 चित्रालेख बना देंगे इस प्रकार से। और फिर ये 20 में 5 का भाग दिए कितने, पाँचों के 20, 4 बार गया। चित्रालेख कितने बन जाएंगे यहाँ पे आपके 4 बन जाएंगे। तो चित्रालेखों की संख्या कितनी हो गई 4। यहाँ 4 चित्रालेख बना लेंगे। तो इस प्रकार से चित्रालेख को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 आंकड़ों का प्रबंधन पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। जैसे प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। अब आपको सही विकल्प है तो देख लेते हैं सही विकल्प वाले प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। तो अभी आपको बताया था हमने कि आंकड़ों के प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है, परिसर या प्रसार कहलाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर वर्ग चिन्ह, बी नंबर परिसर, सी नंबर माध्य और डी नंबर वर्ग माप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर परिसर। और यहाँ पे बी नंबर के घेरे को आप क्या कर देंगे, इसमें काला या नीला कर देंगे, घेरे को भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर बहुलक, बी नंबर माध्यक, सी नंबर वर्ग चिन्ह और डी नंबर माध्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा माध्य। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 2 का डी नंबर का ऑप्शन सही होगा और यहाँ पे डी नंबर के घेरे को भर देंगे काले पेन से या नीले पेन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3,
5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्य या औसत का सूत्र क्या है? कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षण का योग यानी कि हम क्या करेंगे? 5 धन 25 धन 15 धन 3 धन 10 धन 8, इनको सबको जोड़ देंगे और कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 5 में 25 जोड़े 30, 30 में 15 जोड़े देखो 5 में 25 जोड़े तो कितना हो गया? 30, 30 में 5 जोड़े 35 और 10 45, 45 में 3 जोड़े 48, में 10 जोड़े 58, 58 में 8 जोड़े तो कितना हो गया? 58 में 8 जोड़े तो 76, 58 में 8 जोड़े तो 66 हो गया। कितना हो गया आपका? 66। और इस 66 में 6 का भाग दिए तो 6 कम 6, 6 कम 6 कितना आ गया? 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11, है ना। इन पद जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को या इन प्रेक्षणों को जोड़ दीजिए और जितने प्रेक्षण उसका भाग दे दीजिए तो आपको माध्य है औसत मालूम हो जाएगा। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी नंबर बराबर क्या है? आ जाएगा 11 और बी नंबर का ऑप्शन को यहाँ पे काला या नीला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वह उसका बहुलक कहलाता है। और सबसे अधिक बार यहाँ पे क्या आया है? 16 3 बार आया है। देखिए 16 16 कितने बार आया? 3 बार। उसके बाद 14 2 बार आया है, 2 1 बार आया है, 12 2 बार आया है और 18 भी 1 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है? 16 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब 1 से 11 तक की, 1 से कह रहा है तो हम 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या कौन सी होती है हमारी? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो अब जो 1 से 11 तक की जितनी भी संख्या हैं उनका सब क्या कर देंगे? योग कर देंगे। देखो 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े 28, 28 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 36, 36 में 9 जोड़े 45, 45 में 10 जोड़े 55, 55 में 11 जोड़े 56 और 10 66। कितना आ गया? 66। और कुल प्रेक्षण कितने हैं? एक प्रेक्षण संख्या गिन लीजिए। ये आपका कितना आ गया? 66। कुल प्रेक्षणों की संख्या भी 11 है तो क्या हो जाएगा? 66 भागित 11 और 11 का भाग 66 दी कितने बार गया? 6 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन 6 आ जाएगा। क्योंकि 1 से 11 तक की जितनी भी संख्या होती हैं या प्राकृत संख्या होती हैं उनका क्या कर देंगे हम? योग। और प्राकृत संख्या की जो योग करने के बाद जो जितनी प्राकृत संख्या हैं उनका भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? औसत या माध्य। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तभी बताए थे हमने, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर या प्रसार कहते हैं। अभी बताए थे इसके पहले परिचय, जो सामान्य परिचय था उसी में समझाए थे आपको कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंतर को क्या कहते हैं। तो आप उत्तर लिख देंगे सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का मान या मध्य मान क्या कहलाता है? तो आप उत्तर बता देंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच का मान माध्यक या माध्यिका कहलाता है। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती हैं आपकी? 1 से, 1 2 3 4। तो आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 हो गई। अब इनका क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र क्या होता है? कुल प्राकृत संख्याओं का योग भागित प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15। ये 15 हो गया। और प्राकृत संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया तो 15 में 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग 15 में कितने बार गया? 3 बार गया। तो अतः जो 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या हो गया? 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो आप उत्तर बता देंगे आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है।
तो उसके पढ़ने का औसत समय क्या होगा। तो आपको औसत समय निकालना है तो माध्य निकालना पड़ेगा। तो औसत समय निकालने के लिए जो आपके 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे को जोड़ देंगे और दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 3 दिन है तो 3 का भाग दे देंगे। 6 में 5 जोड़े कितना हो गया, 11, 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 3 का भाग दिए तो कितना आ गया, 3 6 18, तो 6 घंटे। उसका जो औसत समय क्या होगा, 6 घंटे होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सुशील के पढ़ने का औसत समय बराबर कुल समय का योग भागित दिनों की संख्या। कुल समय का योग 6 घंटे धन 5 घंटे धन 7 घंटे भागित दिनों की संख्या कितनी, 3। अब 6 में 5 जोड़े 11 और 7 18, 18 में 3 का भाग दे दी कितना आ गया, 6 घंटे। तो ये 6 घंटे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, या औसत समय क्या आ जाएगा आपका, पढ़ने का औसत समय 6 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो आपको ये आंकड़े दिए इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुलक या माध्यक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो आंकड़े होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमा दीजिए। जैसे आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में जमाए तो सबसे छोटा आंकड़ा, आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा पहले देख लीजिए 12, ये 12, तो 12 आ गया। फिर 12 के बाद 13, 13 कितने बार है, 2 बार, ये 13 आ गया। फिर 14, 1 2 3 बार है 14, फिर 16, फिर 19। गिन लीजिए टोटल आंकड़े लिखे हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी आंकड़े कितने होना चाहिए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, 12 2 बार है, 13 2 बार है, 14 3 बार, 16 1 बार और 19 1 बार। यहाँ 14 सबसे अधिक बार आया, कितने बार आया, 3 बार आया। इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, माध्यक मीन्स मीडियन, मीडियन ज्ञात करना है आपको या माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको बताएं कि जो आंकड़े दिए हैं उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाना अनिवार्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। बढ़ता क्रम है सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस प्रकार से यहाँ से देख लेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 17 है। फिर उससे बड़ी 18, फिर उससे बड़ी 24, उससे बड़ी 25, उससे बड़ी 35, उससे बड़ी 36 और उससे बड़ी 46। तो ये हमने आंकड़ों का में व्यवस्थित कर लिए, ये कर लिए आरोही क्रम में। अब यहाँ मध्य का पद क्या होगा, मध्य का यहाँ पे बीच का पद क्या है, 25 है। देख लीजिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो इसके मध्य या बीच का प्रेक्षण क्या है, माध्यक होता है। तो यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा, 25 होगा। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या किया, 8 पारियों में ये रन बनाए, 58 76 40 35 46 50 0 100। तो इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। आपको परिसर या प्रसार ज्ञात करना है तब भी क्या करना पड़ेगा, आपको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। और हम भी अब अभी हम प्रत्येक प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो रनों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे कम रन क्या है, 0, फिर उससे अधिक 35, फिर उससे अधिक 40, फिर 46। तो यहाँ से आपने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब रनों का परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिकतम रन में से न्यूनतम रन को घटा देंगे। अधिकतम रन क्या है, 100 और न्यूनतम रन क्या है, 0। 100 में से 0 घटाया तो कितना आ गया, 100। अतः परिसर क्या हो गया, 100 हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है, 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे x का। यहाँ पे देखिए 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य कितना दिया है, 8 दिया है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर कुल पदों का योग या कुल आंकड़ों का योग भागित कुल पदों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है आपका, 8 दिया। तो माध्य के नीचे 8 लिख दिए। कुल पदों का योग जो आपके 5 7 9 x 6 10 11, इनका योग कर लेंगे। तो 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11। और कुल पदों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। पदों की संख्या कितनी, 7। तो 7 का भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ कुल पद कौन से, इनको जोड़ दिए, 5 7 9 6 10 और 11 जोड़े कितना हो गया, 48। और धन x जैसा का वैसा, ये 7 भागित में था तो इधर काय में चले गया, गुणा में 8 गुणित 7 हो गया। 8 का 7 में गुणा की 56 और ये धन 48 का पक्षांत की तो ऋण 48 बराबर x। 56 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 बराबर x या x बराबर 8। अतः x का मान 8 होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है, पढ़िए। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। देखो 6 विभिन्न कक्षाओं के, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी है, 130 120 90 100 90 80। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको दंड आलेख बनाना है तो इस प्रकार से आप
ये एक्स अक्ष बना लेंगे यहाँ पे ये, और ये क्या हो गया आपका वाई अक्ष ले लिया हमने। एक्स अक्ष में कक्षाएं जैसे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ले लिए, और वाई अक्ष पे क्या ले लेंगे हम, विद्यार्थियों की संख्या। और पैमाना क्या रहेगा हमारा विद्यार्थियों की संख्या का वाई अक्ष पर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। ये 20 40 60 80 100 120 140। अब देखिए पाँचवीं, सबसे पहले हम पाँचवीं कक्षा को लेते हैं। पाँचवीं कक्षा में 130, तो ये 130 यहाँ पे आ जाएगा। ये इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसी प्रकार छठवीं में 120, 7वीं में 90, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डंड आलेख बना के बता सकते हैं, ग्राफ पेपर में बना सकते हैं, या 1-1 सेंटीमीटर के लाइन खींच के आप इसे बना सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित जो प्रश्न थे उनको हमने आपको हल करके बताए। यदि इन प्रश्नों के हल आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।